अगर इन्फोसिस या टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां बहुत प्रॉफिट कमा रही है तो वो उसको आपके साथ शेयर ही क्यों करना चाहिए? कंपनीज पब्लिक को शेयर आखिर बेचती क्यों है? हर दिन मिलियन ऑफ इंडियंस शेयर्स खरीदते हैं, शेयर्स बेचते हैं। कुछ ही सेकंड्स में अरबों रुपए एक्सचेंज हो जाते हैं। लोग सेलिब्रेट करते हैं कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है और पैनिक कर रहे होते हैं जब मार्केट गिरने लगती है। लेकिन एक सिंपल सवाल पूछिए कि अगर कल सुबह स्टॉक मार्केट हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या कंपनीज फिर भी ग्रो करेंगी? क्या इन्वेस्टर्स फिर भी वेल्थ बना पाएंगे? क्या इंडिया की इकोनॉमी वैसे ही चलती रहेगी? हम स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होते तो देखते हैं, न्यूज चैनल्स पर रेड और ग्रीन टिकर्स भी देखते हैं और हमें लगता है कि यही स्टॉक मार्केट है। लेकिन ये नंबर्स तो बस एक बहुत बड़ी चीज की परछाई है। ये सिर्फ पैसा मल्टीप्लाई करने की जगह नहीं है, ये एक इकोनॉमिक इंजन है जिसने मॉडर्न वर्ल्ड को बनाया है। आज हम इसी मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करेंगे कि अगर कंपनीज को पैसे चाहिए और इन्वेस्टर्स को वेल्थ चाहिए तो स्टॉक मार्केट का इन्वेंशन क्यों हुआ? क्यों किसी कंपनी के छोटे से शेयर खरीदने से ऑर्डिनरी लोग डेकेड्स में वेल्थ बना सकते हैं? और क्यों कुछ लोग स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग या सट्टा मारते हैं जबकि दूसरे लोग ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा इन्वेंशन मानते हैं इस चीज को? देखिए, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में पीछे उस दुनिया में जाना होगा जहां पर ये एक्चुअली में एग्जिस्ट भी नहीं करता था। 16वीं सदी के दौर को इमेजिन करिए। दुनिया एक्सपैंड हो रही थी, ट्रेड तेजी से बढ़ रहा था। इमेजिन कीजिए एक मर्चेंट को जो पूरी दुनिया में मसालों की ट्रेड के लिए शिप्स बनाना चाहता था, या फिर वो टाइम जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान फैक्ट्रीज लग रही थी, या फिर वो टाइम जब रेलवेज बिछाने के लिए लोगों को पैसे चाहिए था। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, किसी भी एक इंसान के पास इतना कैपिटल नहीं था। यहां तक कि राजाओं के पास भी इतनी वेल्थ नहीं थी कि वो सैकड़ों शिप्स को फंड कर सके। ये जानते हुए कि पायरेट्स, तूफान और बीमारियां पूरी फ्लीट्स को बर्बाद कर सकती थी, रिस्क बहुत ज्यादा था। ग्रोथ के लिए पैसा भी चाहिए था, पैसे के लिए ट्रस्ट चाहिए था और ट्रस्ट के लिए एक बिल्कुल नए सिस्टम की जरूरत थी। आप देखिए, अगर एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस बढ़ाना चाहता था तो वो किसी अमीर मनी लेंडर से पैसे उधार ले सकता था, लेकिन डेट बहुत खतरनाक होता है। अगर शिप डूब गया तो भी डेट चुकाना पड़ेगा, जिसका मतलब था कि मर्चेंट की पूरी बर्बादी। सोसाइटी एक लिमिट तक पहुंच चुकी थी जहां ह्यूमन प्रोग्रेस सच में रुकी हुई थी, क्योंकि हमारे पास कोई मैसिव वर्ल्ड चेंजिंग आइडियाज नहीं था और इसको फंड करने के लिए कोई फाइनेंशियल सिस्टम भी नहीं था। और तब एक ब्रेक थ्रू हुआ, ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइनेंशियल इनोवेशन में से एक। ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये एक लीगल और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट था, जॉइंट स्टॉक कंपनी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी एशिया में स्पाइस ट्रेड करने के लिए शिप भेजना चाहती थी। सारा पैसा किसी एक अमीर राजा से मांगने के बजाय उन्होंने इसे पब्लिक के लिए ओपन कर दिया। उन्होंने एम्स्टर्डम के ऑर्डिनरी सिटीजन्स के पास जाकर कहा कि आपके पास जितना भी थोड़ा बहुत पैसा है आप हमें दे दो और आप इस वॉयज के एक हिस्से के ओनर बन जाओ। अगर शिप डूब जाता है तो आपका सिर्फ अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन लूज होगा, लेकिन अगर शिप मसालों से भरकर वापस आ जाता है तो आपको मैसिव प्रॉफिट्स का एक प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा। ये लिमिटेड लायबिलिटी और शेयर्ड ओनरशिप का जन्म था। लोग इन ओनरशिप रिसिट्स को एक कोर्टयार्ड में ट्रेड भी कर सकते थे, जो आगे चलकर एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज बन गया। सोचिए, इसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को कैसे बदल दिया। रिस्क शेयरिंग, एक इंसान के 100% रिस्क लेने और बैंकरप्ट होने के बजाय 10,000 लोग 1% रिस्क ले सकते थे। ओनरशिप को छोटे ट्रेडेबल शेयर्स में बांटकर ह्यूमैनिटी ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को एक साथ पूल करने का तरीका खोज लिया था। स्टॉक मार्केट ही वो कारण था जिसकी वजह से आज मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब वापस आज के इंडिया में आते हैं। हम लोगों को कहते सुनते हैं कि मैंने आज 100 शेयर्स खरीदे, लेकिन आप जब एक शेयर खरीदते हो तो क्या आप सच में किसी चीज के ओनर बनते हैं? देखिए, स्टॉक कोई लॉटरी टिकट नहीं,
ये कोई जादुई डिजिटल टोकन भी नहीं है जो ट्रेडर्स को एंटरटेन करने के लिए ऊपर नीचे होता रहता हो। स्टॉक एक लीगल पेपर है या अब आपके डीमेट अकाउंट में एक डिजिटल रिकॉर्ड जो ये साबित करता है कि आप एक असली एग्जिस्टिंग बिजनेस के एक हिस्से के ओनर हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप एशियन पेंट्स का एक शेयर खरीदते हैं तो आप लिटरली उसकी ओनरशिप खरीद रहे होते हैं। आप उनकी फैक्ट्रीज, उनके केमिकल प्लांट्स, उनकी ब्रांड वैल्यू और उनके फ्यूचर प्रॉफिट्स को एक माइक्रोस्कोपिक हिस्से के मालिक बन जाते हैं। जब भी इंडिया में कोई अपने नए घर को पेंट करता है, उस प्रॉफिट का एक बहुत छोटा सा हिस्सा आपका भी होता है। ऐसे ही जब आप टीसीएस के शेयर खरीदते हैं तो आप उन ब्रिलियंट माइंड्स के एक हिस्से को ओन करते हैं जो ग्लोबल जायंट्स के लिए कोडिंग करते हैं या कोड लिखते हैं। ऐसे ही जब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं तो आप उनके टेलीकॉम टावर्स और रिटेल स्टोर्स के हिस्से के एक मालिक बन जाते हैं। एसेट्स और प्रॉफिट्स के साथ आपको शेयर होल्डर राइट्स भी मिलते हैं। आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं जिससे आप तय कर सकते हैं कि कंपनी कैसे चले। आपको डिविडेंड्स मिलते हैं जो कंपनी के अपने असली कैश प्रॉफिट का एक सीधा हिस्सा आपके बैंक अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आप किसी स्क्रीन पर सट्टा नहीं लगा रहे होते, आप हमारे समय का सबसे महान एंटरप्रेन्योर के साथ उनके पार्टनर बन रहे होते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट सामने लाता है। अगर इन्फोसिस या टाटा मोटर्स जैसी कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है तो वो उसको आपके साथ शेयर ही क्यों करना चाहिए? कंपनीज पब्लिक को शेयर आखिर बेचती क्यों है? इसका जवाब है कैपिटल फॉर्मेशन और एक्सपेंशन। मान लीजिए एक सक्सेसफुल प्राइवेट कंपनी 5 नई मेगा फैक्ट्रीज बनाना चाहती है, 10,000 नए इंजीनियर्स को हायर करना चाहती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च में इन्वेस्ट करना चाहती है। इसके लिए उन्हें हजारों करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब वो किसी बैंक के पास बहुत बड़ा लोन ले सकती है, लेकिन हर महीने हाई इंटरेस्ट चुकाने से उनके कैश फ्लो पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। तो इसके बजाय वो इक्विटी फाइनेंस चुनते हैं। वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर आते हैं और अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ को लॉन्च कर देते हैं। वो पब्लिक से कहते हैं कि हमने एक बेहतरीन बिजनेस बनाया है, हमें एक ग्लोबल जायंट बनने के लिए कैपिटल चाहिए, हमें ग्रो करने के लिए पैसा दें और बदले में हम आपको अपनी कंपनी का एक हिस्सा दे देंगे। वो आज एक जरूरी कैश के लिए अपने फ्यूचर ओनरशिप के हिस्से को ट्रेड कर रहे हैं और एक बार जब वो शेयर्स पब्लिक मार्केट में आ जाते हैं तो इन्वेस्टर्स उन्हें आपस में बाय और सेल भी कर सकते हैं। तो कंपनी को कैपिटल मिल गया, लेकिन आपको एक यंग प्रोफेशनल या सैलरीड एम्प्लॉय को अपनी मेहनत की कमाई से ये शेयर्स क्यों खरीदने चाहिए? लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। देखिए, हिस्ट्री गवाह है कि अपने पैसे गद्दे के नीचे या बेसिक सेविंग्स अकाउंट में रखने का मतलब है कि इन्फ्लेशन चुपचाप आपकी परचेजिंग पावर को खाता रहता है। अगर इन्फ्लेशन 6% है तो आपका पैसा हर साल अपनी वैल्यू खो रहा होगा। इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपके पैसे को कॉस्ट ऑफ लिविंग से ज्यादा तेजी से ग्रो करना पड़ेगा। जब आप हाई क्वालिटी कंपनीज में शेयर्स खरीदते हैं तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। जैसे जैसे कंपनीज 5, 10 या 20 सालों में अपने प्रॉफिट्स बढ़ाती है, बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है, तो आपके शेयर के प्राइस भी उसके साथ बढ़ने लगते हैं। और अगर इसमें डिविडेंड्स भी जोड़ दें तो आपके फेवर में कंपाउंडिंग का जादू काम करने लगता है। लेकिन हमारी पूरी पर्सनल फाइनेंस सीरीज की इस जर्नी को याद रखिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सबसे पहला स्टेप नहीं है। आप फाउंडेशन बनाने से पहले छत नहीं बना सकते। बजटिंग, एक इमरजेंसी फंड बनाना, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस लेना और म्यूचुअल फंड से शुरुआत करना, ये आपकी फाउंडेशन। स्टॉक मार्केट उसके बाद आता है। ये उस पैसों के लिए है जिसको आप अपने अगले 5-10 साल तक जरूरत में ना लेंगे। बट अब अगर एक बिजनेस को ग्रो करने में सालों लगते हैं तो स्टॉक प्राइस हर सेकंड क्यों बदल रहे होते हैं? यहीं पर चीजें इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी क्योटिक हो जाती है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइसेस पूरी तरह से सप्लाई और डिमांड से ड्राइव होते हैं। अगर किसी शेयर को बेचने वालों से ज्यादा खरीदने वाले खड़े तो प्राइसेस ऊपर जाते हैं। लेकिन ये डिमांड आखिर आती कहां से? ये आती है बिजनेस परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, आरबीआई द्वारा तय किए गए इंटरेस्ट रेट्स और सबसे इंपॉर्टेंट ह्यूमन इमोशंस को मिक्स करके, जो कि है फियर और ग्रीड। अगर कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है तो इन्वेस्टर पैनिक करते हैं,
वो किसी भी प्राइस पर अपने शेयर्स बेचने लगता है, जिसे हम बियर मार्केट कहते हैं। और अगर इकोनॉमी बूम कर रही है तो इन्वेस्टर्स ग्रीडी हो जाते हैं और हर कोई इंसान खरीदने लगता है, जिसको हम बुल मार्केट बोलते हैं। महान इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम ने बहुत सही कहा था, शॉर्ट रन में मार्केट एक वोटिंग मशीन जो पॉपुलैरिटी और इमोशन से चलती है, लेकिन लॉन्ग रन में ये एक वेइंग मशीन जो बिजनेस के असली प्रॉफिट्स और वैल्यू से चलती है। प्राइस सिर्फ वो है जो आप पे करते हैं, वैल्यू वो है जो आपको असल में मिलती है। बट इस इमोशनल वॉलेटिलिटी के कारण फाइनेंस की दुनिया में सबसे बड़े मिसकंसेप्शंस भी पैदा होते हैं। इंडिया में बहुत से लोग आपकी आंखों में देखकर कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है, ये प्योर गैम्बलिंग है। क्या वाकई ऐसा है? चलिए इसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। गैम्बलिंग एक जीरो सम गेम है। अगर आप किसी कसिनो में जाकर 10,000 रुपए जीतते हैं तो कसिनो या किसी दूसरे प्लेयर ने ठीक वही 10,000 रुपए हारे भी होंगे। तो यहाँ पे कोई नई वेल्थ क्रिएट नहीं हो रही। स्टॉक मार्केट में जब इसे एक इन्वेस्टर के नजरिए से देखा जाए तो एक पॉजिटिव सम गेम है। जब एक कंपनी अच्छी कैपिटल का इस्तेमाल करके एक नया प्रोडक्ट बनाती है, उसे ग्लोबली बेचती है और मैसिव प्रॉफिट्स कमाती है, तो नई वेल्थ क्रिएट होती है। प्रॉफिट का मार्जिन सच में बदलता है, बट कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि लोग स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग को मिक्स कर देते हैं। अगर आप आज कोई स्टॉक ये सोच कर खरीदते हैं कि कल किसी अफवाह के कारण उसे कोई प्रॉफिट के लिए बेच देंगे, तो आप स्पेकुलेट कर रहे हैं, आप मार्केट को कसिनो की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई स्टॉक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि आपने कंपनी की रिसर्च की है, आप उसके प्रोडक्ट्स को समझते हैं और आप उसे 10 साल तक होल्ड करना चाहते हैं ताकि वो ग्रो कर सके, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये सब ओनरशिप माइंडसेट का खेल है। बिहेवियरल साइकोलॉजी हमें दिखाती है कि सबसे ज्यादा पैसा वो इन्वेस्टर बनाते हैं जो मार्केट क्रैशेस के दौरान शांति से बैठे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके अंडरलाइंग बिजनेसेस अभी भी स्ट्रांग हैं। जब आप थोड़ा सा पीछे हटकर बिगर पिक्चर देखें तो आपको रियलाइज होता है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ इंडिविजुअल्स के अमीर बनने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक डेवलपिंग कंट्री का नर्वस सिस्टम है। स्टॉक मार्केट के जरिए कंपनीज कैपिटल रेज करती हैं, उस कैपिटल से वो फैक्ट्रीज बनाती हैं, वो फैक्ट्रीज ऑर्डिनरी सिटीजंस के लिए हजारों जॉब्स क्रिएट, वो सिटीजंस टैक्स पे करते हैं। गवर्नमेंट उन टैक्सेस का इस्तेमाल सड़कें, स्कूल्स, हॉस्पिटल बनाने के लिए करती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज प्राइस डिस्कवरी और मार्केट एफिशिएंसी को फैसिलिटेट करता है और पैसे को उन लोगों से जिनके पास सेविंग्स हैं उन बिजनेसेस तक पहुंचाते हैं जिनके पास बेहतरीन आइडियाज हैं। हेल्दी कैपिटल मार्केट्स के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो जाती है। जब सेबी जैसी बॉडीज की ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशंस के साथ स्टॉक मार्केट फैलता फूलता है, तब ऑर्डिनरी सिटीजंस को अपने देश के इकोनॉमिक बूम का डायरेक्ट बेनिफिशियरी बनने का मौका मिलता है। तो यहाँ हमारी पूरी जर्नी का सर्कल कंप्लीट होता है। हमने इस सीरीज की शुरुआत मनी और इन्फ्लेशन के बारे में बात करके की थी। हमने सेविंग्स के डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग का मैथमेटिक्स सीखा था। हमने बजटिंग के जरिए एक सिस्टम बनाया, अपनी फैमिलीज को इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस से प्रोटेक्ट किया और म्यूचुअल फंड्स के जरिए मार्केट्स को नेविगेट करना सीखा। फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक मैजिकल प्रोडक्ट से हासिल नहीं होती, ये समय के साथ लगातार लिए गए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के एक सिस्टम बनाती है। लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां शेयर्स खरीदते हैं और बेच रहे होते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ बेस लाइन पर होता है। असल में स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिजनेसेस के ओनर बन रहे होते हैं। ये सिर्फ एक मार्केट नहीं है, ये सेविंग्स को प्रोग्रेस में बदलने वाली ह्यूमैनिटी की सबसे महान मशीन्स में से एक। इस पर्सनल फाइनेंस की सीरीज का हिस्सा बनने के लिए आप सभी लोगों को शुक्रिया। पढ़ते रहिए, रिसर्च करते रहिए और खुद में इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि पैसों को समझना कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। थैंक यू।